दो अमीर और तीन गरीब बहुओं का गांव में नहाना। वीरपुर नामक एक गांव में अंजना के 5 सुपुत्र थे, जिसमें से 2 बड़े बेटे रमेश और कमलेश ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो किसानी करने लगते हैं। वहीं तीनों छोटे बेटे रमन, गौरव, राहुल गांव से पढ़ाई करने के बाद शहर में जाकर पढ़ाई और नौकरी करने लगते हैं। रमेश और कमलेश ने अपनी कमाई का हिस्सा छोटे भाइयों पर लगा दिया ताकि वो आगे बढ़ सके। कुछ समय बाद अंजना ने अपने दोनों बेटों की शादी गांव की 2 गरीब लड़की मीना और श्रेया से कर दी। कुछ ही समय में वो दोनों अपने घर के सारे कामकाज संभाल लेती हैं, पर गरीब होने के कारण ज्यादा दहेज नहीं देती तो उन्हें ताने देती हैं। ऐसे ही सुबह के समय अंजना कहती है, अरे ओ मीना, श्रेया, अरे चाय नाश्ता आज की तारीख में लाओगी या मैं खुद ही जाकर बना लूं? तभी चाय नाश्ता लिए मीना और साड़ी लिए श्रेया आकर कहती है, माफ कीजिए माँ जी, मैं बस नाश्ता ला ही रही थी। अच्छा ठीक है। और श्रेया बहू, ये साड़ी किसकी है? वो माँ जी आपकी है, माँ ने आपके लिए भिजवाई थी, कल मायके गई थी तो ले आई। छी, ये कोई साड़ी है? देखो कैसा मटमैला सा रंग है इसका। एक तो तुम गरीब हो तो अपनी सास के लिए कम से कम अच्छी चीजें तो मायके से लाया करो, और तुम्हारे माँ बाप ने ना तो दहेज के पैसे दिए ना शादी करी ठीक से, बस कर दिया जैसे तैसे करना था। नाक कटवा दी मेरी तो। ना तो तेरी जेठानी लेकर आई, ना तू कुछ लेकर शादी में आई। दोनों की दोनों गरीब के घर की हो। माँ जी आप तो जानती हैं मेरी माँ बाबूजी पर कोई खेत नहीं था, जो था उसी से शादी हो गई हमारी। इस अंजना गरीब घर से आई अपनी बहू को बार बार दहेज और गरीबी का ताना देती है, जो कि वो चुपचाप सुनती रहती थी। तभी एक दिन वो खाना खाते हुए अपने दोनों बेटों को कहती है, बहुत हो गया, जिनसे उम्मीद लगाई थी वो तो कुछ लेकर नहीं आई। अब मैं अपनी तीनों बेटों की शादी करूंगी, वो भी अमीर घर की लड़की से। कम कुछ मोटा दहेज तो लाएंगी। इन दोनों से तो आस लगाकर मानो मैंने कोई गलती कर ली हो। अरे माँ बस कीजिए, और कितना आप इन दोनों को सुनाती रहेंगी। तभी वो शहर में बसे तीसरे नंबर के बेटे गौरव को फोन करती है, जहाँ राहुल, रमन भी मौजूद होते हैं। अरे बेटा, तू कब आएगा घर पर? मुझे तुम्हारी याद आ रही है, और तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हारी शादी कर दी जाए, अब अपने पैरों पर भी खड़े हो। चिंता मत करो माँ, हम तीनों अगले हफ्ते तक आ जाएंगे और शादी भी करके आएंगे। ये तू क्या बोल रहा है? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम तीनों? हाँ माँ, हम तीनों को जरूरी काम है, हम बाद में बात करते हैं आपसे, बाय। तभी फोन रखकर तीनों अपनी गर्लफ्रेंड नैना, पद्मिनी, आयुषी के साथ मूवी देखने चले जाते हैं। तीनों एक ही घर की अमीर बिगड़ी हुई बेटी थी, जो कि शॉर्ट ड्रेसेस पहनना पसंद करती थी। वहीं जब मीना नहाने जाती है तो उनके बाथरूम का नल खराब हो जाता है, जिसे रोकने के लिए वो कपड़े के टुकड़े से नल बांध देती है। तभी वो सास से कहती है, माँ जी बाथरूम का नल तो खराब हो गया है, बहुत पानी आ रहा है, प्लम्बर भी गांव में इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, अब मैं और श्रेया नहाएंगे कैसे? हाँ माँ जी, नहाना बाकी है अभी तो। इतनी देर से बाथरूम में तू क्या कर रही थी? माँ जी कपड़े धो रही थी, तभी नल टूट गया। अच्छा तो जाओ नदी पर नहा लो, मैं तो खर्चा करने नहीं दूंगी। वैसे भी पहले के जमाने में औरतें ऐसे ही नहाती थी। पर माँ जी ऐसे कैसे? मुझे नहीं पता, धोती पहन कर नहा लो, बिना नहाए तो रसोई में मैं काम नहीं करने दूंगी। ठीक है माँ जी, हम जाते हैं। तभी दोनों अपने कपड़े धोकर नदी के पास पहुंच जाती हैं और उसी साड़ी में नदी में नहाने लगती है, जहां वो कहती है, दीदी मुझे तो यहाँ बहुत शर्म आ रही है। अरे अब साड़ी में कैसी शर्म, बाद में हम चेंज कर लेंगे। माँ जी भी एक नंबर की कंजूस है, बाथरूम ठीक नहीं करवा सकती, बताओ खुले में नहाना पड़ रहा है। अभी तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा कुछ दिन हमें। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है। दोनों नदी पर ही नहाया करती थी। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक होती है तो अंजना के तीनों बेटे रमन, गौरव, राहुल अपनी अमीर मॉडल गर्लफ्रेंड के साथ शादी करके घर में आते हैं। ये देखकर अंजना कहती है, हाय हाय रब्बा, ये सब क्या है? तुम तीनों ने छोटे कपड़े वाली लड़कियों से शादी की है? अरे ऊपर का तो सब ठीक है, पर इनका लहंगा कहाँ है? माँ जी आजकल का फैशन है कि नीचे डेनिम शॉर्ट्स, ऊपर से पूरा दुल्हन की तरह तैयार होते हैं। वैसे भी लहंगा भारी होता है। हाँ माँ, तो क्या हुआ? और वैसे भी आपको अमीर घर की लड़कियों से शादी कराना था। तीनों अपना दहेज लेकर आई हैं। बाहर ट्रक में एसी, कूलर, फ्रिज, बेड और 50,000 का शगुन भी है। क्या सच में? हाय मेरी अमीर बहू, आओ घर में आओ। ये सुनकर अंजना की आंखों में पैसों की चमक आ जाती है। वो बाहर जाकर ट्रक से भरा हुआ सामान देखकर बहुओं का गृह प्रवेश कर अंदर लाकर कहती है,
चलो, तुम इतना सारा दहेज लाई हो तो मुझे तुम्हारे कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं है। बस बाहर ऐसे मत जाना वरना मेरी जगह साई हो जाएगी। हो रियली माँ जी? वैसे बहू, तेरा नाम क्या है? माँ, इसका नाम पद्मिनी है। ओह प्लीज राहुल, पैम बोलो मुझे, दैट्स इट। ओके पाम बहू, और दोनों तीनों जाओ, लंबे सफर से आए हो ना, आराम करो, मैं तुम्हारा सामान घर में रखवाती हूँ। ठीक है माँ जी, बट ये दोनों नौकरानी सी कौन है? अरे ये तुम्हारी जेठानी है जो गरीब सी दिखती है। मुझे आराम करना है, मुझे नहाना है, सफर की बहुत थकान है। या हम दोनों भी नहाएंगे? पहले बाथरूम कहाँ है सासू माँ? देवरानी जी, हमारा बाथरूम कई दिनों से खराब है, हम नदी पर नहाने जाती हैं, आप भी वहीं चले जाइए, हम आपको लेकर चलते हैं। व्हाट? हम बाहर नहाएंगे? हो, क्या गरीबी है। बहू तुम मुझसे काम चला लो, मैं बाथरूम जल्दी ही ठीक करवा दूंगी। ओके लेट्स गो। बहुत चिपचिपा लग रहा है वैसे भी, इट्स ओके, हमको स्विमिंग पूल समझकर नहा लेंगे। ठीक है, आप तीनों हमारे साथ चलिए। तभी तीनों अमीर देवरानी को दोनों गरीब बहू ले जाती हैं। अपने गहने उतार कर वो शॉर्ट्स में नहाने लगती हैं, जहाँ तीनों को बहुत मजा आता है और वो एक दूसरे पर पानी डालती हैं। अरे वाह, यहाँ तो मजा आ रहा है, कल भी हम यहीं नहाने आएंगे। ये ले पैम। अच्छा, मुझ पर पानी डालोगी तो तू भी भीग। वहीं दोनों गरीब बहुएं भी नदी में नहा रही थी और वो तीनों अक्सर उन दोनों गरीब जेठानी का मजाक उड़ाती थी। इस तरह कुछ दिन वो पांचों उसी नदी में एक साथ नहाने लगती हैं। पर गांव के दो बदमाश लड़के उन तीनों अमीरों को शॉर्ट्स में देखकर कहते हैं, अरे कितना दिन हो गए इन तीनों को छोटे छोटे कपड़े में नहाते हुए, जितनी बार देखूं मन ही नहीं भरता है। अरे सच कहूँ भाई तो मेरा भी यही हाल है, कितनी गोरी गोरी बाहें हैं इनकी, मुझे तो तीनों ही पसंद है और मैंने वीडियो भी बना ली है। अच्छा, कल तो मैं भी शूट करूंगा। उन दोनों की बात नैना सुन लेती पर इग्नोर कर देती है। अगले दिन पांचों वहीं पर नहाने जाती हैं तो वो दोनों उनकी वीडियोस बना रहे थे। ये होता हुआ देख नैना फिर से देख लेती है और कहती है, ये क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी वीडियो बनाने की? डिलीट करो इसे अभी की अभी। आयुषी, पद्मिनी, जेठानी जी, जरा देखिए इन बदमाशों ने हमारी वीडियो बनाई है। तभी चारों बहुएं पानी से बाहर उनको घेर लेती हैं और चांटा मारकर कहती हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? डिलीट कर अभी। पागल समझाए क्या? ऐसी हम पर और दो हैं, हम तो डिलीट नहीं करेंगे बल्कि सबको तुम्हारी फिल्म दिखाएंगे। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। इनके सामने गिड़गिड़ाओ मत जेठानी जी, वरना ये सुधरेंगे नहीं। नैना, पुलिस को फोन लगा, वही उनकी हड्डी पसली एक करेंगे और हम भी। तभी पांचों उन्हें मार मार के अधमरा कर देती हैं और उसके फोन से अपनी सारी वीडियोस डिलीट करके फोन को नदी में फेंक देती है। जिसके बाद पुलिस आकर उन दोनों को अरेस्ट करके कहती है, बहुत डायरेक्टर बनने का शौक है ना, आजा हम तेरी ही पिक्चर बनाते हैं जेल में। मैडम जी, हमें माफ कर दो, हमें जेल में नहीं जाना है। अच्छा, ये सब तो पहले सोचना था। ले जाइए इंस्पेक्टर। तभी पुलिस उन बदमाशों को ले जाती है जहां मीना कहती है, आज तुम तीनों ने बहुत बहादुरी के साथ उन बदमाशों को मजा चखाया। काश तुम्हारी तरह हम भी हिम्मत वाले होते। कोई बात नहीं जेठानी, हम शहर से आए हैं तो हमें इन सब चीजों के बारे में पता है कि कैसे हैंडल करना है, और हम तीनों को भी माफ कर दीजिए। हमने इतने दिनों तक आपको बहुत कुछ सुनाया और माँ जी की भी गलती है, उन्होंने बाथरूम ठीक नहीं करवाया, वरना हमें बाहर नहीं आना पड़ता ऐसे। हाँ, हम माँ जी से बात करेंगे और हमसे साथ रहेंगे। चले घर। तभी पांचों बहू अपने घर लौटती हैं और अंजना को सारी बात बताती हैं, जिसके बाद वो तुरंत अपने घर का बाथरूम ठीक करवाती हैं और पांचों खुशी खुशी रहने लगती हैं। खाने की मेज पर बैठी कीर्ति गुस्से से चिल्ला रही थी, अरे कहाँ मर गई मेरी निठल्ली ननद रानियों? दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है और तीन तीन ननद के रहते मुझे एक कप चाय नहीं मिली। अनु, ये जल्दी से भाभी को चाय दे आ। ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ। अनु जल्दी से चाय की कप अपनी भाभी की ओर बढ़ाती है। ये लीजिए भाभी चाय। अरे एक सुबह से तुम तीनों कहाँ झक मार रही थी जो 8 बजे चाय मिली है? सॉरी भाभी, वो आँख खुलने में जरा सी देर हो गई। ये सुनकर कीर्ति सामने रखा काटा चमचा अपनी ननद की नाखूनों में चुभोते हुए कहती है, सफाई है नहीं सुननी मुझे। आज के बाद फिर कभी देर से आँख खुली ना तो तुम तीनों की आंखें नोचकर गली के कुत्तों को खिला दूंगी। आह भाभी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है भाभी। छोड़ दूं? ले, छोड़ दिया। ऐसा बोलकर कीर्ति अपनी ननद को जोर से धक्का मार देती है, जिस कारण से अनु का सर दीवार की खुरचन में जा लगता है।
तभी कुमुद और निम्मी दौड़ते हुए उसके पास आती है और कुमुद कहती है, कीर्ति भाभी, आखिर आपके खातिर भाव में हम तीनों ननद ऐसी क्या कमी कसर छोड़ देते हैं जो हर दिन आप हमें एहसास दिलाती है कि आप हमारी सगी नहीं बल्कि सौतेली भाभी है। अरे वाह, आज तो इस गूंगी की जमी हुई जुबान चल पड़ी है। किस्सों में सुना था कि खून खून को ही पुकारता है, मगर आज आंखों देखी देख भी लिया। बस अब ये ड्रामा बंद करो और काम पर लग जाओ। जाओ जाकर मेरे लिए दाल बाटी चूरमा बनाओ। अगर स्वाद में कोई भी कमी आई तो तुम्हारी भाभी का असल सोतेलापन देखने को मिलेगा। तुम तीनों की हड्डियों का चूरमा बना दूंगी। चलो निकलो। अपने तीनों ननद को धमकाकर कीर्ति अपने कमरे में चली जाती है। वहीं कुमुद चोट खाई अनु के सर पर पट्टी बांध देती है। दर्द हो रहा है ना? ये घाव तो भर जाएगा कुमुद दीदी, मगर वो जख्म हमारी सौतेली भाभी हम ननद पर हर दिन बरसाती है। वो टीस बनकर चुभती है। आखिर हम इतने मजबूर क्यों हैं कि हम ये बात संभव भैया को नहीं बता सकते? क्योंकि अगर भैया को भाभी के सौतेले सुलूक के बारे में पता चल गया तो वो भाभी को छोड़ देंगे। क्या तुम चाहोगी अनु कि हम बहनें भैया के बसे बसाए घर के टूटने बिखरने का कारण बने? कभी नहीं दीदी। भैया के बहुत एहसान है हम पर। वो तो हम पर जान छिड़कते हैं। माँ का आंचल छूटने के बाद उन्होंने ना कभी सौतेलेपन की हल्की झलक भी नहीं पड़ने दी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें ऐसी भाभी मिलेगी, मगर अब यही हमारा भाग्य है। इसे रोकर या हंसकर काटना सीख लो। कीर्ति के कहे मुताबिक बेचारी ननद उसके लिए खाना बनाकर कमरे में ले आती है। भाभी, खाना खा लीजिए, रख दे यहाँ। खाना परोसकर बेचारी ननद जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने लगती है, जुल्मी भाभी पास पड़ा पिलोन की ओर फेंकती है। अरे ओ निकम्मियों, कहाँ चल दी? जब तक मैं खाना खाना लेती तुम तीनों सर झुकाकर नौकरों की तरह मेरे सामने खड़ी रहो, समझी? जी भाभी। ऐसे ही समय ढलता है। अगली सुबह अचानक संभव की नजर अनु के चोट पर घिराती है। अरे गुड्डी, ये तुझे कैसे लगी? भैया। अनु अपने भाई को सब कुछ बता देना चाहती थी, तभी कीर्ति उसे आंख दिखाती है। अगर मेरी इस निकम्मी ननद ने संभव के सामने मुंह खोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ कर कीर्ति। जी ये क्या बोलेंगी? भले कदकाठी बढ़ गई है मगर बचपना नहीं गया। तुम्हारी बहन का कल शाम सीढ़ी पर उछल कूद करती हुई नीचे उतर रही थी, पैर फिसला और चोट खा बैठी। क्यों अनु, क्या जरूरत थी सांप सीढ़ी खेलने की? अरे कीर्ति, एक तो मेरी बेचारी बहन को चोट लग गई है और ऊपर से तुम इसे 4 बातें सुना रही हो। अरे हम ननद भाभी के बीच की ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। संभव को दफ्तर के लिए निकलते देरी भी नहीं होती है कि कीर्ति का कहर शुरू हो जाता है। वो अनु का गला दबाकर उसे टॉर्चर करने लगती है। भाभी, मुझे छोड़ दो प्लीज। अनु की बच्ची, बहुत शौक है ना तुझे नखरीली ननद बनने की? इसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। चल, आज जब तू सारा दिन स्टोर रूम में सड़ेगी ना, तभी जाकर तेरी ऐठ मिटेगी। ऐसा कहकर कीर्ति अनु के बाल पकड़कर उसे घसीटकर स्टोर रूम में बंद कर देती है। अपनी भाभी की ऐसी बेरुखी देखकर कुमुद और निम्मी की आंखें भर आती है। भाभी, आप ऐसा क्यों कर रही है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अनु पर ऐसा गजब मत ढाओ। ज्यादा बहन बहन की ना तो दोनों को धक्के मारकर बाहर कर दूंगी। मैंने जरा सी ढील क्या छोड़ दी? तुम तीनों के तेवर ही बदलते जा रहे हैं। ये इसकी सजा है। ऐसे ही समय ढल जाता है। सौतेली भाभी कीर्ति किसी न किसी बहाने अपनी लालची ननद के साथ जुल्म और ज्यादती किया करती थी। इस सच से अनजान संभव की आंखें अपनी बहनों की शादी का ख्वाब बुन रही थी। फिर एक सुबह संभव कहता है, कुमुद, अनु, निम्मी, देखो मेरी बहनों, अब तुम सयानी हो चली हो, तो इसलिए अब तुम्हें अपने भैया का घर छोड़कर साजन के घर जाना है। जानती हो ना कीर्ति, तुम्हारे तीनों ननद के लिए बड़े ही ऊंचे घर के रिश्ते आए हैं। अब तो चाहे सारी जमा पूंजी झोंकनी क्यों न पड़ जाए, उनकी शादी तो वहीं होगी। अपनी तीनों सौतेली ननद के लिए संभव की एक ख्वाहिश कीर्ति को खटकने लगती है और वो तलवे मसलते हुए कहती है, इससे पहले कि मेरा भोंदू पति सारे पर मेरी नकारी भिकारी ननद का घर बसने में निछावर कर दे, मुझे अब अपनी आखिरी दाव चलनी होगी, जिससे मेरे सर से ये कबाहट भी हट जाए और पैसे भी आ जाए। कीर्ति के मन में ननद नाम के बोए नफरत के बीज इस तरह जड़ पकड़ लेते हैं कि सौतेली भाभी कीर्ति सही गलत के फर्क फासले को भूलकर अपनी गरीब लाचार ननद की सौदेबाजी पर उतर आती है। ये देखो वसूली भाई,
बिल्कुल खरा सौदा है। अरे वाह कीर्ति मैडम, तुम्हारे तीनों ननद तो चुपड़ी हुई मक्खन की जैसी है। ये लो रकम। भाभी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? कीर्ति कुछ भी कर सकती है, और जब तुम जैसी सौतेली ननद के बदले करारे नोट मिले तो फिर बात ही निराली है। इतने के बाद वसूली उन्हें लेकर जाने लगता है। तभी संभव वहाँ आ जाता है और तीनों बहनें हाथ छुड़ाकर भागती हुई उससे लिपट जाती है। अच्छा हुआ संभव भैया जो आप समय रहते आ गए, वरना भाभी ने आज हमें बेच ही दिया था। ये सुनकर संभव के पैर लड़खड़ा जाते हैं, जिसके बाद कुमुद, अनु और निम्मी उसे शुरुआत से कीर्ति के सौतेले स्वभाव का कच्चा चिट्ठा बताती है, जिसे सुनकर संभव की आंखों में खून उतर आता है। एकाएक वसूली वहां से भाग निकलता है और तभी संभव कीर्ति को एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारता है। मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम सौतेलेपन की आड़ में मेरी बहनों का सौदा तक करने पर उतर आओगी। आई एम सॉरी संभव, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन हरकतों के बाद भी तुम पर भरोसा कर सकूंगा? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। कुमुद, निम्बी, अनु, बस एक बार अपनी भाभी को माफ कर दो। कभी नहीं भाभी, आपने आज जो हम तीनों ननद के साथ किया था उसे हम कभी नहीं भूल सकती। भगवान के घर भाभी का दर्जा माँ के बराबर होता है, मगर आपने तो अपनी ननद की बोली लगा दी। क्या नहीं किया आपके लिए हमने। आपकी खातिरदारी में एक भोर की जाग कर रात की ढलान तक हम एक पांव पर नाचते रहे, यहाँ तक कि आपकी मार पिटाई भी हंसकर सह लिया, मगर इसके बाद भी हम आपके मन में हमारे लिए बनी नफरत को मिटाने में नाकामयाब रहे। अब आप यहाँ से चली जाइए। इस तरह कुमुद ने हर बार की तरह इस बार हालातों से समझौता करने की बजाय गलत के खिलाफ आवाज उठाई। वहीं समय रहते सच संभव के सामने आ गया और आखिरकार कीर्ति को उसके किए की सजा मिल गई, मगर अपनी भाभी का सौतेलापन भूलने में तीनों ननद को एक अरसा लग गया।